अस्सलाम वालेकुम। स्टार्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज हमारा फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जब पेज नंबर 6 के ऊपर जो कन्वेंशन ऑफ इंडिकेटेड यूनिट्स है, इंडिकेटेड यूनिट्स को लिखने का जो तरीका है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो पढ़े थे। आज हम बात करेंगे एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ की। फिजिकल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन और इम्प्रिसाइज टू सम एक्सटेंट। जो फिजिकल मेजरमेंट हम लेते हैं उसमें गलती का गुंजाइश ज़्यादा होती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट ऑल पॉसिबल एरर्स और अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटी कहते हैं गैर यकीनी हालत को। इन मेजरमेंट द एरर में अकर ड्यू टू एक दो तीन वजह से एरर हो सकता है। पहला, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। मुझे वो चीज़ मेजर ही नहीं करनी आती तो मैं कैसे मेजर कर लूँगी। जैसे ये जो लकड़ी का काम किया जाता है, इसके अंदर वो इंचज़ के साथ आके वो एक सूत्र दो सूत्र की बात करते हैं। मैं अपनी तो बात कर रहा हूँ। तो अब मुझे सूत्र का ही नहीं पता कितना उसकी जो एक सूत्र होता है वो उसकी लेंथ कितनी होती है, तो मैं उसको कैसे मेजर कर सकता हूँ। या जैसे वो तोले और 2 तोले की बात करें, मुझे अब तोला ही नहीं पता। मुझे मुझे ये पता 10 ग्राम का तोला होता है, लेकिन 10 ग्राम का तोला नहीं होता। उसमें शायद कुछ और होती है वैल्यू, या 10 ग्राम का तोला होता है। ये दो तरह के तोले भी दो तरह के होते हैं, सोना तोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसकी तो इकाई है, सोने की इकाई है तोलने के लिए। तो मुझे पता ही नहीं है, तो मेरी वजह से भी एरर आ सकता है। दी फॉल्टी अपरेटस। आप चीज़ मेजर कर रहे हो, वेट कर रहे हो या लेंथ मेजर कर रहे हो, आपकी जो लेंथ मेजर करने वाली टेप है वो ख़राब है, तो फॉल्टी अपरेटस की वजह से भी मसला हो सकता है। और इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। पहला है नेग्लिजेंस, यहाँ भी लिखा हुआ है लेकिन चलो यहाँ पे आप लिख देता हूँ। और दूसरा है इनएक्सपीरियंस, और चौथा है ये है इन दूसरा है आपके पास फॉल्टी अपरेटस, और तीसरा है आपके पास इनअप्रोप्रिएट मेथड, गलत तरीका जिसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके पास ये 3 तरह से एरर हो सकते हैं, और आपके पास इन एरर्स को आगे, एरर्स की भी आगे 2 टाइप्स हैं। जब एरर के अकर करने में जिस तरह से एरर आ रहा है उसको देख के हम उसकी 2 टाइप्स निकलती हैं। एक है रैंडम एरर और एक है सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर occurs when repeated measurements of the quantity give different values under the same condition। अब सेम कंडीशंस है, वही चीज़ आपने एक दफ़ा मेजर की और वैल्यू, दूसरी दफ़ा मेजर की और वैल्यू, तीसरी दफ़ा मेजर की और वैल्यू, इसको रैंडम एरर कहते हैं। इसको रिमूव करना आसान नहीं है। ये सम अननोन कॉजेज़ की वजह से होता है, मसले वजूहत की वजह से होता है, जो अभी तक हमें साइंटिस्ट को या जो पढ़ाने वाले हैं या जो पढ़ने वाले हैं, जो मेरे से भी ज़्यादा सीनियर हैं, उनको भी आज तक उनका पता नहीं चला। तो हम इसको रैंडम एरर कहते हैं। इसका हम रिड्यूस करते हैं, ज़्यादा एक ही मेजरमेंट को बार बार लेके उसकी एवरेज निकाल लेते हैं, तो रैंडम एरर कम हो जाता है। सिस्टमेटिक एरर रेफर्स टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वली। ये वो एरर है जिसकी वजह से सारी मेजरमेंट्स जो हैं वो इक्वली एक जैसी जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं। मसलन कि आपके पास, मेरे पास जैसे एक स्केल है मेजर करने के लिए, लेकिन स्केल जो है वो एक सिरे से टूटा हुआ है, उसकी आधी इंच लेंथ कम है। ये मैंने खुद होते हुए देखा। एक दफ़ा किसी से मेजरमेंट मंगवाई थी, लकड़ी का काम करने के लिए कुछ चीज़ बना कर देनी थी उन्हें। तो उनका जो हाफ इंच स्केल था, जो फीता था, वो आधा इंच टूटा हुआ था, और उन्होंने उसके हिसाब से मेजरमेंट कर दी, और जब चीज़ बन के उनके घर गई तो आधी इंच चीज़ बड़ी बनी हुई थी। तो वो उन्होंने हमसे बहस शुरू कर दी। तो हमने कहा आपने किस चीज़ से मेजरमेंट की है। तो जब उन्होंने फीता, वो अपना मेजरिंग टेप दिखाई, जिसे फीता कहते हैं, वो दिखाया, तो उसके अंदर वो आधा इंच कटा हुआ था। फिर उनको भी एहसास हो गया कि ये सिस्टमेटिक हमारी वजह से गलती हुई है। तो ये ऑपरेटर्स के अंदर जो चीज़ें ख़राब होती हैं, और अब उस आधा इंच जिसका स्केल में वो टूटा हुआ है मेजरमेंट का, वो अगर 1 फुट मेजर करेगा, चाहे 10 चीज़ों के 1 फुट मेजर करके रख दे, वो साड़ी क्या होंगी, 11.5 इंच की होंगी। तो सारी चीज़ों को वो किस तरह इफेक्ट कर रहा है, सेम इफेक्ट कर रहा है। इसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और इसको ज़ीरो एरर की वजह से होता है। ज़ीरो एरर क्या होता है, आपकी जो भी मेजरिंग डिवाइस, जैसे मैंने ये मेजरिंग टेप की बात की है, तो उसके अंदर ज़ीरो एरर क्या है कि उसमें 0.5 जो है वो पहले से ही मेजर्ड है। वो है आपके पास क्या उसे कहते हैं,
पॉजिटिव ज़ीरो एरर है उसको हम नेगेटिव माइनस करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। जैसे 12 आ रहा है, 12 में से मैं 0.5 अगर निकाल दूँ तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 11.5 इंचज़। अच्छा, इसी तरह आपके पास इसको अगर किस तरह करेक्ट करते हैं, इसको अब ज़ीरो एरर के साथ कैलिब्रेशन करते हैं और उसके साथ हम उसको सही कर देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास आ गई है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट कहते हैं जिसकी कोई औकात हो, जिसकी कोई जिसकी से कोई चीज़ इफ़ेक्ट पड़ती हो। सिग्निफिकेंट कहते हैं जिसकी कोई कैसे कहते हैं, आम लफ्ज़ों में औकात कहते हैं, जिसकी वजह से कोई असर पड़ रहा हो, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे हमने पहले बताया कि आपके पास जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है, उसके अंदर एरर होता है, तो उसकी जो मेजरमेंट है वो टोटली एग्जैक्ट नहीं होती। तो उसमें फिर जब मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एरर आ जाता है। जैसे उसने एक मिसाल दी है कि आपके पास एक स्केल है, आपने किसी चीज़ को मैयर किया है, वो 10 पॉइंट उसके 0.3 का उसके पास 10.3 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट। आपने लीस्ट काउंट पढ़ा है पीछे, लीस्ट काउंट है मतलब 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम मैयर कर सकता है। अब वो कह रहा है 10 यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद 1 2 3 और 4। जो मैयर कर रहे हैं वो इनके दरमियान कहीं आ रही है, ठीक है। जब इसके दरमियान कहीं आ रही है, इतनी बड़ी चीज़ है, इसके दरमियान कहीं आ रही, तो यहाँ मैं 10.3 लूँगा, यहाँ मैं 10.4 लूँगा। अगर मैं 10.3 लेता हूँ फिर भी गलती है, अगर मैं 10.4 लेता हूँ तब भी गलती है। लेकिन फिर क्या करेंगे, 10.3 10.4 के ज़्यादा करीब है, ये जो वैल्यू है ये 10.4 की, यहाँ जो मेजरमेंट आ रही है ये 10.4 के ज़्यादा करीब है तो 10.4 ले लेंगे। अगर 10.3 के ज़्यादा करीब है तो हम 10.3 ले लेंगे। लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या होगा, एरर होगा। बाय अप्लाइंग द अबव रूल, ये कह रहा है कि अगर मिड पॉइंट से आगे चला, जैसे आपके पास राउंड ऑफ के रूल हैं, अगर 2.6 हो तो इसको हम 2.3 लिख सकते हैं, और इसी तरह अगर 2.4 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। ये राउंड ऑफ के रूल है, ठीक है। बाय अप्लाइंग द अबव रूल, द पोजीशन ऑफ एज ऑफ अ लाइन रिकॉर्डेड एज 12.7 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर्स में लाई बिटवीन 12.65 सेंटीमीटर टू 12.75 सेंटीमीटर। अब 12.7 लिया है ना, तो ये क्या वैल्यूज हो सकती हैं, अगर 12.65 से 12.75 के दरमियान, मतलब अगर 12.74 है तो मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो 12.7 बन जाएगा। अगर 12.66 है तो मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो ये भी 12.7 बन जाएगा। तो इस पूरी 12.65 से 12.75 के दरमियान में एक एरर आता है, तो इसमें जो मैक्सिमम एरर है वो ±0.05। मतलब क्या कि यहाँ वैल्यू जो ओरिजिनल आंसर है वो आपका +0.05 बड़ा है या छोटा है। 0.05 से छोटा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने 12.65 ली, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 12.67, तो इसका मतलब क्या है 0.02 प्लस का इसके अंदर एरर है। इसी तरह अगर नीचे की तरफ आ जाए माइनस की तरफ, तो 12 माइनस में भी किसी भी का आंसर एरर हो सकता है। तो 12.05 जो है वो मैक्सिमम एरर है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो टोटल एरर कितना हो गया 12.05 एक तरफ से, 12.0 एक तरफ से, तो टोटल अनसर्टेनिटी या एरर कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू ये एरर जो होता है वो लीस्ट काउंट के बराबर होता है। यहाँ पे उसने एक हमें रूल बता दिया, जो टोटल अनसर्टेनिटी या एरर होता है वो लीस्ट काउंट LC के बराबर होता है। एरर जो है वो जितना आपका आ सकता है वो लीस्ट काउंट के बराबर होता है। उसके बाद ये हमारे पास अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी ऑफ इन द वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी कैन बी इंडिकेटेड कन्वीनियंटली बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सारी बात उसने की है कि एरर आता है और एंड में वैल्यू ख़राब होती है, और एंड वाली वैल्यू के अंदर हमारा डाउट होता है। जैसे यहाँ पे 12.65 है तो यहाँ पे 12.67 हो सकता था, 12.68 हो सकता था, लेकिन मैं उसको 12.6 जैसे 65 बना दिया। तो ये जो एरर है ये कैसे हो सकती, इसको फिर पहले हमें पता होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, इनकी कोई हैसियत होती है किसी भी मेजरमेंट में। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड
सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो भी कोई वैल्यू है उसके अंदर जो पहले एक्यूरेटली नोन डिजिट्स हैं और जो पहला डाउटफुल डिजिट है, ये जो जैसे यहाँ मैंने टू पॉइंट ये 12.7 लिया था हमने, तो 12 जो है ये एक्यूरेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो लाइन है वो 12 से आगे गुजरी थी। यहाँ पे 12 है मेजरिंग वाले टेप के अंदर, तो यहाँ से हम आगे निकल गए थे। यहाँ पे आगे आगे देखने में मसला होता, 12.6 तक कोई मसला नहीं है, और 12.6 के बाद जो 12.12 तक कोई मसला नहीं, जो 0.7 है इसके अंदर डाउट है। तो क्या होगा, एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, जैसे 12 है और फर्स्ट जो डाउटफुल डिजिट है 7 है, उन सबको मिला के क्या कहते हैं हम, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर क्या हो सकता है, नंबर्स आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, और पॉइंट आएगा, पॉइंट से लेफ्ट पे नंबर होंगे या राइट पे नंबर होंगे, तो उनके कुछ रूल्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, हमने उनको का ख्याल रखना है। अच्छा, अब रूल्स हैं आपके पास, ये कुछ और यही चीज़ें अदर वर्ड्स में लिखी हुई हैं कि जितना ज़्यादा उसको लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा और जितनी ज़्यादा उसकी ये जो सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे, उतना वो रिलायबल आपके पास उसकी मेजरमेंट्स आएंगी। अब वन आल डिजिट्स 1 से लेकर 9 तक, ज़ीरो के अलावा सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अ ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे 205, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसमें 3 है। यहाँ पे मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहा हूँ, जो मल्टीपल केसेस यहाँ पे बताएगा, हम उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को लिखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 205 के कितने हैं, 3 है, क्योंकि ये 0 है इन बिटवीन दी टू वैल्यूज़। पॉइंट के अंदर वैल्यू भी तब भी हम लिख सकते हैं, जैसे 2.05 है, फिर भी इसके कितने फिगर्स हैं, 3 ही हैं। 0 to the left to the significant figures are not significant, for example none of the zeros in the लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड कौन सी होती है, ये वाली 0.0025, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 हैं, ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। zeros to the right of significant figure may or may not be significant in this in decimal fraction, zeros to the right of significant figures are significant, for example डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं पॉइंट वाली वैल्यू में, कहता है राइट साइड पे जो आपके ज़ीरोज़ हैं पॉइंट के, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जब डेसिमल आ जाए, अशारिया आ जाए, तो जो राइट साइड पे हैं वो सिग्निफिकेंट हो गए, जैसे 2.50, तो इसमें ये सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3 है। लेकिन अगर पॉइंट ना आए तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी मिकदार ज़्यादा या कम हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी स्केल पे। अगर मैंने कह रहा हूँ, वो कह रहा है 8000 किलो आपने किसी चीज़ को मैयर किया, और आपका जो स्मॉलेस्ट स्केल था वो था 1 kg, तो इसमें आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपके पास ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास जो स्मॉलेस्ट स्केल है वो 10 kg है, तो आपके पास 800 यहाँ से एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, और 10 इधर 10, ये 800 इंटू 10 kg लिखोगे तो 800, यहाँ पे आप, तो आपके पास यहाँ पे 800 इंटू 10 kg, तो ये अगर यूनिट आप लिख दो टी के जी 10 kg, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3। तो आपके स्केल पे जिस तरह आपका स्केल बढ़ता जाएगा, आपकी जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है बढ़ती जाएगी, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते जाएंगे इस लिहाज से, ठीक है। जो आपके राइट साइड पे होते हैं बगैर पॉइंट के। When a measurement is recorded in scientific notation or standard form, the figures other than the power of 10 are significant figures। जैसे यहाँ पे देखें 8.00 10 पर 3 थी, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 है। और इसी तरह इसके 8.70 इंटू 10 पर 7 kg 4 kg है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 है। 10 की पावर के अलावा जितने नंबर्स होते हैं उनमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने होते हैं, और वो भी रूल के अकॉर्डिंगली, अगर ज़ीरो लेफ्ट पे है और राइट पे, उसको सारा कुछ को देख के। ये आपके पास रूल्स थे। अब आगे इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए आप क्या करते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडिंग, कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन नॉट मोर देन द कंटेंट इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, द फैक्टर कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मिसाल क्या है इसकी, जैसे यहाँ पे
इस बुक में तो ज़्यादा कोई मुश्किल सी मिसाल है, मैं जल्दी से जो आसान सी मिसाल है, 2.5 इंटू 3.10। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 25/10, इसको मैं अपने तरीके से करूँगा, कैलकुलेटर अभी मेरे पास है नहीं, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपके पास 25 1 25 25 3 75 और 2 आ जाएगा तो 77 आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद नीचे 100 आ जाएगा, इसका मतलब 7.75। तो इसमें क्या थी, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स थे वो इसमें थे 2 थे, लेकिन आंसर में 3 आ रहे हैं, तो हम इसको राउंड ऑफ करके आपके पास 7.8 आंसर आ जाएगा। हम इतना यहाँ तक, यही इसमें भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपके जो रूल्स हैं, मैंने जैसे अब पीछे बताया था कि जब इसको ड्रॉप करना है, अगर 5 से कम है तो लास्ट डिजिट में कुछ नहीं होएगा, 5 से ज़्यादा है तो लास्ट डिजिट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर 5 है, जैसे इसमें था, अब 5 है, मैंने 5 को ड्रॉप किया, अगर तो उसका अगला डिजिट ऑड है तो उसके अंदर ऐड एक है जो ऐड हो जाएगा, जैसे मैंने 7 के अंदर ऐड कर दिया। और अगर इवन पहले ही इवन था तो उसके अंदर ऐड कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पे उसने नीचे काफ़ी सारी मिसालें नहीं, आप अपनी बुक पे देख सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी वही रूल है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी आपने जितने मिनिमम नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपने रखने हैं, उसमें भी राउंड ऑफ आप उसी तरह से करोगे। अच्छा जी, आज के लेक्चर में प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हमने बात की है 3-4 चीज़ों की, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ की और सिग्निफिकेंट फिगर्स की, और उसके अंदर जितने भी रूल्स आते हैं उन सब की। और आज के लेक्चर के लिए इतनी ही बात है, और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह आपका निगहबान।